हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये 20वां वीडियो। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे त्वरण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? त्वरण। आइए जानते हैं त्वरण क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन है, एक विमीय गति में ये हम लोग पढ़ेंगे त्वरण कि त्वरण क्या होता है। त्वरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जब कोई बॉडी मोशन में हो और समय के साथ यदि वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन के दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो परिभाषा है वो क्या है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसको हम लोग सिंपली ए से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? ये से। और यह एक सदिश राशि है, तो इसका नोटेशन हो जाएगा वेक्टर ए, और केवल मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ए। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। और ये बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, ये जो होता है वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, इसको हम लोग यदि मान लो इनिशियल वेग, जो प्रारंभिक वेग है u है और अंतिम वेग v है, तो v माइनस u और टाइम क्या हो गया? t माइनस 0। प्रारंभिक समय को क्या माने हम लोग? 0। अंतिम समय t समय के बाद यदि वेलोसिटी कितना हो जाता है? v। मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना होगा? u। और t इक्वल टू t पर यदि वेग कितना हो गया? v। तो जो त्वरण होता है वो त्वरण कैसे लिखते हैं हम लोग? ये बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो ये हो गया त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र पूछे तो क्या लिखना है? समझ में आ रहा है? v माइनस यू बाई टी, ये बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका मात्रक। त्वरण का मात्रक हो गया वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक हो गया वही वेग में परिवर्तन का मात्रक होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या है? ये भी वेग, ये भी वेग। वेग में घटाएंगे तो क्या बचेगा? वेग बचेगा। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही मात्रक, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो त्वरण का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट नोट कर लेना। एसआई यूनिट जो होगा किसका? त्वरण का, वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? तो ये का जो विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा मीटर का, यहां पर द्रव्यमान का कोई टर्म नहीं है, लंबाई और समय है, मतलब m0। मीटर लंबाई एक बार आया है, तो L1 और प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब t नीचे है, ऊपर जाके क्या होगा? t पे पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा त्वरण का क्या? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? m0 L1 t पे पावर माइनस 2, ये हो जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र।
अब हम लोग त्वरण के प्रकार पढ़ते हैं थोड़ा। तो एक होता है औसत त्वरण और दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण। हम लोग पढ़ते पहले एक समान त्वरण। क्या पढ़ते हैं? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है समझना। एक समान त्वरण जो होगा वो होता है जब मान लो बराबर समय अंतराल में वेग के परिवर्तन जो होगा वो बराबर होगा, तो कहेंगे कि वस्तु का जो त्वरण है वो क्या होता है? एक समान। वस्तु का जो त्वरण होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। जैसे मान लो अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो ये कार चलना प्रारंभ किया। एक कार है जो यहां से चलना प्रारंभ किया। इनिशियली इसका वेलोसिटी मान लो था 10 मीटर पर सेकेंड। कब? जब प्रारंभ किया तब। यहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड, बराबर इंटरवल बना रहे हैं। t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड। इस तरह के बराबर इंटरवल मैंने इस बना लिया। मैंने देखा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यदि इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी मान लो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर मैं यदि वेग में परिवर्तन इस इंटरवल के लिए मैं त्वरण निकालू तो टाइम इंटरवल कितना है? ये बराबर इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे, तो v माइनस यू बाई टी। तो ये क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बटा t माइनस 0। ये हो जाएगा कितना? 2 माइनस 0। तो ये बराबर हो जाएगा 10 बटा 2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम t इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड के लिए त्वरण निकालें तो ये बराबर कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 20 और समय 4 माइनस 2। इस इंटरवल के लिए भी त्वरण देखो कितना आ गया? 30 में से 10 गया, कितना बचा? 10 बटा 2। तो ये बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंटरवल में भी देखो ये बराबर करोगे तो 40, फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 30। टाइम इंटरवल 6 माइनस 4। तो यहां भी क्या होगा? 10/2 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या पाए कि जब यदि बराबर समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होगा वो बराबर होगा, तो वैसे वस्तु को क्या कहेंगे कि वो वस्तु एक समान त्वरण से क्या है? चल रहा है। एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु का वेग में परिवर्तन बराबर समय अंतराल में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक समान त्वरण से वो वस्तु चल रहा है। एक समान त्वरण के मतलब समझ में आ गया? यहां भी 2 सेकेंड में वेग में परिवर्तन 5 मीटर, यहां भी वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड और यहां भी वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड। तो यदि यहां समय अंतराल देखो प्रत्येक में 5 आया मतलब समान टाइम इंटरवल में समान वेग में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा कि बॉडी एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है। तो ये था एक समान त्वरण। असमान त्वरण जस्ट क्या करना है? जब टाइम इंटरवल इक्वल हो और वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? असमान त्वरण। उसका हमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट जानना नहीं। एक्सेलरेशन देखो थोड़ा सा ध्यान देना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है मतलब सदिश राशि। तो ये ऋणात्मक, ये जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक करने का मतलब नेगेटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ये जीरो को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ये तो समझ में आ गया।
अब यहां पर नेगेटिव वाला समझ में आना। पॉजिटिव के मतलब तो यही है कि इसका डायरेक्शन जिधर मानेंगे वो पॉजिटिव होगा और वेग यहां पर हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण यहां पर पॉजिटिव केस में हमेशा डायरेक्शन जो रहेगा सेम रहेगा और वेग में जो होगा परिवर्तन वो होगा, वो इंक्रीज करेगा, हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ऋणात्मक त्वरण समझना, ऋणात्मक त्वरण दो कारण से होता है। एक तो होता है डायरेक्शन के कारण। किसके कारण से होगा, यदि डायरेक्शन से ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब यहां पर इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस माने और इस डायरेक्शन को क्या माने, माइनस। और यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्शन के कारण माइनस दिया हुआ है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर भी वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन किधर इंक्रीज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब समझ में आ रहा है कि उसका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इधर वाले को प्लस माना और इसका वेलोसिटी इधर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तो ऋणात्मक किसके कारण हो गया, डायरेक्शन के कारण। और जब डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के कारण यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा, बॉडी का वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर v देखो, v नेगेटिव है और t बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। और यह ऋणात्मक एक्सेलरेशन कहलाता है, डायरेक्शन के कारण। दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है मैग्नीट्यूड के कारण, और उसको हम लोग एक्सेलरेशन नहीं क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यदि ये क्या हो, नेगेटिव हो, किसके कारण, मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब यहां डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नीट्यूड, ऐसे याद रखो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वहां था चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि ये ऋणात्मक किसके कारण हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज के कारण, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से था, फिर ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया और फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इस तरह से लगातार इसका वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, मतलब 15 माइनस 20। मान लो ये टाइम इंटरवल 2 है, तो यहां वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या गया, -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर ये जो आया ये ऋणात्मक आ रहा है, और ये किसके कारण आ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के कारण। मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका, वेलोसिटी का। तो ऐसे ऋणात्मक एक्सेलरेशन का जो नाम होता है वो होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ये क्या हो गया, रिटार्डेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में अंतर समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ऋणात्मक कहने का मतलब रिटार्डेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऋणात्मक दो कारण से हो सकता है, एक चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के कारण यदि एक्सेलरेशन ऋणात्मक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। और चेंज इन डायरेक्शन के कारण यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो रिटार्डेशन नहीं होगा। मतलब ये किसके कारण नेगेटिव हो, डायरेक्शन के कारण, तो वो रिटार्डेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन के मतलब होता है वेलोसिटी क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, और इसको भी हम लोग ऋणात्मक एक्सेलरेशन ही मानते हैं। तो ये बातें याद रखना, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। चेंज इन डायरेक्शन के कारण नेगेटिव एक्सेलरेशन, चेंज इन मैग्नीट्यूड के कारण यदि नेगेटिव है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो ये था रिटार्डेशन। तो आगे और हम लोग जानते हैं, एक होता है औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। औसत त्वरण,
औसत त्वरण को v एवरेज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। जब चेंज क्या हो, बड़ा हो, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या, औसत त्वरण। और औसत त्वरण कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, कि एक बड़ा समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जो होगा, बड़े समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होगा, वहां पर जब हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, औसत त्वरण। वेग में परिवर्तन और उसमें लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं, ये बराबर जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, dv बाई dt। क्या हो जाएगा, dv बाई dt, कि वेग में जो परिवर्तन होगा, इंस्टेंटेनियस चेंज जो होगा वेग में, मतलब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेंगे, dt टेंड्स टू क्या करता है, जीरो करता है। मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए जो हम लोग ये निकालेंगे वो क्या देगा, तात्क्षणिक त्वरण। और वहां पर हम लोग वेग को क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इस चीज को हम लोग एक क्वेश्चन से जानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कि हम लोग तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है v, एक फंक्शन क्या दिया हुआ है, v, और v बराबर मान लो दे दिया है टी स्क्वायर प्लस 2। v बराबर क्या दे दिया है, टी स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर यदि आपको पूछता है कि दो चीज ज्ञात कीजिए, एक तो v एवरेज फाइंड कीजिए फॉर समय अंतराल दिया हुआ है, समय अंतराल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 0 सेकेंड से कहां तक, 4 सेकेंड के लिए पहला क्या ज्ञात करना है, औसत त्वरण। क्या ज्ञात करना है, औसत त्वरण। और दूसरा ज्ञात करना है तात्क्षणिक त्वरण। आइए जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर भी फंक्शन है किसका, औसत त्वरण ज्ञात करना है और तात्क्षणिक त्वरण, और भी दिया हुआ है किसका फंक्शन है, टाइम का। औसत त्वरण के लिए मैं सूत्र बताया था, ये एवरेज बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज को कैसे लिखते हैं कि वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाई टी माइनस T2 माइनस T1। डेल्टा टी यही लिखाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या तो इसको TF माइनस क्या लिख दो, TI, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये एवरेज हो गया। अब अपने को चाहिए VI VF। तो यहां पर देखो VI यदि हम ज्ञात करना चाहें तो V दिया हुआ अपने पास कितना, टी स्क्वायर प्लस 2, यूनिट दिया मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना औसत त्वरण, तो हमें चाहिए क्या, VF चाहिए और VI। तो VI करने का मतलब t इक्वल टू इनिशियल टाइम ले लेंगे 0, तो यहां पर t के जगह क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा हम लोग याद करेंगे VF, तो VF बराबर क्या हो जाएगा, तो VF निकालने के लिए हम t इक्वल टू कितना रखेंगे, फाइनल टाइम 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमने इसको फाइंड कर ले, तो t के जगह क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 और 2 18 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां से ए एवरेज यदि निकालना चाहे तो VF पता हो गया कितना, 18, ये कितना हो गया 2, और डिवाइडेड बाय TF कितना हो गया 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 16/4 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब VF का ये V जो है T का फंक्शन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया। दूसरा है कि हम तात्क्षणिक त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। हम लोग तात्क्षणिक त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं।
तो तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र मैंने क्या बताया था? औसत त्वरण तो समझ में आ गया। तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र बताया था, ये बराबर dv बाय dt। ये बराबर क्या होता है? dv बाय dt। यहां से ये यदि निकालना चाहे तो v का वैल्यू दिया हुआ है, इसका हम अब क्या करेंगे? अवकलन। तात्क्षणिक त्वरण निकालना है t इक्वल टू किस पर? 4 सेकेंड पर। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यहां ये बराबर यदि लिखना चाहे तो d के जगह d और dt हो जाएगा, और v के जगह रखेंगे क्या? t स्क्वायर प्लस 2। यहां से ये बराबर इसका अवकलन करेंगे तो t स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2t, और 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। अवकलन तो मैं पहले बता चुका हूं, तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 2t। अब यहां पर हमें t इक्वल टू कब निकालना है? 4 सेकेंड पर। तो ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालना है, तो यहां t के जगह क्या रख देंगे? 4, और ये हो जाएगा क्या? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से तात्क्षणिक त्वरण और क्या निकाल सकते हैं हम लोग? औसत त्वरण। प्रोसीजर समझ में आ गया कि औसत त्वरण कैसे फाइंड किया जाता है और तात्क्षणिक त्वरण कैसे फाइंड किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और इससे संबंधित टर्म। मान लो कि अपने पास x दिया हो। x क्या है? विस्थापन। x क्या दिया है? विस्थापन दिया हुआ है, और हमें पूछे कि त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें x दिया है और क्या ज्ञात करना है? त्वरण। तो ध्यान देना, x के हम लोग v निकालेंगे। x से क्या निकालेंगे? v, और v बराबर होता है dx बाय dt। x का अवकलन ज्ञात करेंगे तो क्या देगा? v। v क्या हो गया? वेग। तात्क्षणिक वेग फाइंड कर सकते हैं, और तात्क्षणिक वेग से हम लोग क्या, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, dv बाय dt। तो यहां से क्या देगा? त्वरण। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाय dt और dx बाय, v के जगह क्या रख दें? dx बाय dt। और इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे? d2x बाय dt स्क्वायर। तो जब हमें क्या दिया हो? विस्थापन दिया हो, तो विस्थापन से वेग आने के लिए, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। एक बार अवकलन करेंगे विस्थापन को तो हमें क्या देगा? वेग देगा। और यदि विस्थापन को कितने बार अवकलन कर देंगे? 2 बार अवकलन कर देंगे तो हमें क्या देगा? त्वरण देगा। सिमिलरली यदि ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है ft, टाइम का फंक्शन है, यहां x किसका फंक्शन था? ft का, और आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यदि आपके पास मान लो ये जो है वो फंक्शन ऑफ t है, ये दिया हुआ है टाइम का फंक्शन है, और ये से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेग। तो इसको हम लोग ये को क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब x से v आना है, मतलब विस्थापन से वेग ज्ञात करना है तो अवकलन ज्ञात करेंगे, और त्वरण से वेग में आना है तो समाकलन ज्ञात करेंगे। और वेग से फिर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? विस्थापन। तो यहां पर इसको क्या कर देंगे? v इंटू डी टी। तो इस तरह से जब आपके पास x दिया हो और ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? अवकलन ज्ञात करेंगे। और जब ये दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है, तो एक बार समाकलन करेंगे, और ये x ज्ञात करना है तो v को समाकलन करने के बाद फिर से एक बार क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग विस्थापन से क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण, और त्वरण से क्या ज्ञात कर सकते हैं? विस्थापन। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो अपने पास किसी ऑब्जेक्ट का स्थिति सदिश दिया हुआ है, x बराबर t³ प्लस 3 मीटर में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है? और आपको क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड, पता ज्ञात कीजिए, पहला वेग t इक्वल टू 4 सेकेंड पर
वेग ज्ञात करना है और दूसरा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात करना है। तात्क्षणिक त्वरण है ये। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी मैं बताया कि जब विस्थापन दिया और क्या निकालना है, वेग निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो v बराबर अभी मैं सूत्र बताया था, क्या होता है? dx बाय dt। dx बाय dt। अब dx बाय dt करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अवकलन कर दो तो टी क्यू का अवकलन होगा 3t² और 3 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो गया? 0। तो v बराबर हो गया क्या? 3t²। और v बराबर यदि 3t² हो गया तो यहां पर हमें कब निकालना है? t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो v एट t इक्वल टू 4 रखोगे तो यहां पर क्या होगा? 3 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 चौक 48 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें ज्ञात करना है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसका त्वरण क्या होगा। तो अभी मैं त्वरण का सूत्र बताया था कि यदि ये दिया हो, v दिया हो और हमें क्या निकालना है? ये, तो ये होगा dv बाई dt, या तो x को 2 बार अवकलन कर लो तो dx बाई dt। तो v बराबर ये अपने पास पता है 3t²। तो यहां पर क्या कर देंगे? d के जगह dt और इधर रख देंगे 3t²। इसको अवकलन करोगे तो हो जाएगा कितना? 6t। तो यहां से ये बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कब? t इक्वल टू 4 पर। तो ये एट t इक्वल टू 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 4 बराबर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब u क्या दिया हो, x दिया हो और हमें क्या निकालना हो? v निकालना हो या ये निकालना हो, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था त्वरण और त्वरण से संबंधित जानकारी। अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा इससे संबंधित और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।